जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे जनरल साइंस, जो रेलवे में पूछा गया प्रश्नों का सार संग्रह यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो 2023 तक के 2023 तक के जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें जितना भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया उसका सार संग्रह यूथ कंपटीशन का बुक है। तो हम लोग पिछले लगभग 7 वीडियो कवर किए हैं साइंस का। उसमें फर्स्ट चैप्टर यूनिट मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी को हम लोग खत्म कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 में मैकेनिक्स देख रहे थे। उसमें हम लोग वर्क में लगभग 52 क्वेश्चन बनाए हैं, वर्क में साथ में न्यूमेरिकल ही बनाए हैं। तो आज हम लोग 53 क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। यूथ कंपटीशन का बुक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संकलन रहता है। तो दोस्तों एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जो रेलवे से संबंधित जितना भी एग्जाम है और कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए साइंस का महत्वपूर्ण पिटारा है इसमें। तो आप इस चैनल से जुड़े, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है 1,37,000 के वैकेंसी के रूप में। वैकेंसी है 1,37,000। तो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है और कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा कोई लिमिट नहीं है। चलिए आज से ही लग जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स स्टार्ट किए थे। फिजिक्स स्टार्ट किए, उसमें हम लोग यूनिट देखे यानी कि मेजरमेंट देखे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखे और फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग खत्म कर लिए। उसके बाद हम लोग आए मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स में दोस्तों हम लोग वर्क का न्यूमेरिकल बना रहे हैं कि वर्क होता क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क से किस प्रकार से न्यूमेरिकल आता है, वो वर्क से बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग पावर देखेंगे, एनर्जी देखेंगे। यानी कि जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स दूसरा चैप्टर नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 20% फिजिक्स यही कवर करता है। कौन? चैप्टर नंबर 2। तो इसको देखना ना भूले। और जो भी नया है वो पिछले वीडियो को जरूर देखें। पिछले वीडियो देखने से क्या होगा कि जैसे ही आप यूनिट देखिएगा तो यूनिट के बारे में पता चल जाएगा। अब जैसे ही यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ वर्क का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है। तो इसको समझने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी क्योंकि आप पहले से देख लिए होंगे यूनिट क्या होता है, यूनिट किसका यूनिट क्या होता है। तो आप पिछले वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो में बने रहे। कंटिन्यू बने रहने से ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 तक देख चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं 53 से। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, वर्क का क्वेश्चन है। क्या है? वर्क का क्वेश्चन है, सेकेंड चैप्टर का। कहता है क्वेश्चन नंबर 53, गति करती हुई एक कार, कोई कार है जो मोशन में है, गति में है। गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आती हवा के समान करती है। विपरीत दिशा में सामना करती है, माने कि एक कार है, यहाँ पे एक कार है जो गति कर रही है इधर के, और उधर से हवा आ रहा है, हवा का झोंका विपरीत दिशा से हवा आ रहा है, माने कि उसके विरुद्ध हवा आ रहा है, उसका सामना करती है। तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जो कार है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य उसका क्या होगा? उसका कार्य ऋणात्मक होगा, यानी कि निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। कैसे निगेटिव होगा? पॉजिटिव वर्क तब होता है जब बल के दिशा में कार्य हो। कब हो? बल के दिशा में कार्य होने पर क्या होता है? पॉजिटिव कार्य होता है। तो हवा किस दिशा में? हवा तो इधर की ओर बल लगा रहा है और कार्य हो रहा है इधर की ओर, यानी कि इसके अपोजिट हो रहा है कार्य। तो कौन सा कार्य होगा? ऋणात्मक कार्य होगा। और जिस ओर हवा चल रहा है उसी ओर कार चलेगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में चलेगा, तो पॉजिटिव वर्क हो जाता। क्या हो जाता? पॉजिटिव वर्क हो जाता। ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इजिकल टू, तो W इजिकल टू होता है FD cos थीटा। क्या होता है? FD cos थीटा। F फोर्स हो गया, F क्या हो गया? फोर्स हो गया। D क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। और cos थीटा क्या होगा? एंगल हो गया, एंगल। विस्थापन और फोर्स के, वर्क और फोर्स के बीच में एंगल हो गया, जो cos थीटा के रूप में हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा था कि गति करती हुई कार के विपरीत दिशा में आती हवा का सामना कर रही है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऑप्शन ए सही है। अब देखिए डिस्कशन कहता है, जब गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है, तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य कर रही है। क्या कर रही है? विपरीत कार्य कर रही है।
और लगाए गए बल की दिशा वस्तु की विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री होता है। 180 का मान होता है -1। cos 180 का मान होता है कितना? -1। तो कितना हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक इसलिए कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 54 का आता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, कहता है एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है। कितना है वजन उसका? 200 न्यूटन। ठीक है। 2 मीटर की ऊंचे ब्रिज पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो ब्रिज पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए, लड़की का वजन क्या है? डब्ल्यू दिया हुआ है, एम नहीं दिया हुआ, डब्ल्यू दिया हुआ। कितना? 200 न्यूटन। वेट कितना है? 200 न्यूटन। हाइट कितना दे दिया है? तो हाइट दे दिया है 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर ऊपर चढ़ा है। और जी कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। जैसे ही ग्रेविटेशन के विरुद्ध कोई ऊपर या नीचे आता है तो उसके द्वारा उसका वर्क काउंट करने के लिए हम लोग mgh का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? mgh का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे जो वेट दिया है, वजन, वेट बराबर होता है mg। क्या होता है? mg, मास और ग्रेविटेशन का गुणनफल को हम लोग वेट कहते हैं। तो mg का तो मान दिया हुआ है, h इसमें लगाना है सिर्फ। w इजिकल टू mg h। m कितना है? 200 न्यूटन। h कितना है? 2, यानी कि 400 जूल का कार्य किया है। कितना कार्य किया है? 400 जूल का कार्य किया है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। या हम लोग वर्क को सिंपली, अगर जो वेट दिया हुआ हो, मास नहीं दिया हुआ हो या फोर्स नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट वेट दिया हुआ, तो हम लोग वर्क को फॉर्मूला कहते हैं भार गुने दूरी या ऊंचाई। भार गुने दूरी या ऊंचाई, यानी कि भार से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे दूरी या ऊंचाई में, तो क्या निकल जाएगा? वर्क निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आता है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की निकाय बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो किए गए कार्य का गणना कीजिए। देखिए, एफ कह रहा है कि एफ है 500 न्यूटन। एफ कितना है? 500 न्यूटन। और दूरी कह रहा है, डी कह रहा है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करना है, क्योंकि मीटर में ही वर्क का यूनिट है। तो डी इजिकल टू 15 किलोमीटर को हम लोग, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। तो 15 किलोमीटर कहने का मतलब 15,000 मीटर। कितना? 15,000 मीटर। कितना? 15,000 मीटर। ठीक है। अब कहता है कि 500 न्यूटन का फोर्स लगाता है, 15,000 मीटर चलता है, कहने का मतलब 15 किलोमीटर यानी 15,000 मीटर। तो डब्ल्यू इजिकल तो क्या फॉर्मूला होता है? एफ डी। एफ कितना है? 500 न्यूटन। और डी कितना है? 15,000। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 5 = 75, 75 पर 50। इतना जूल जो है वर्क करना पड़ेगा। किसको? कोई कार्य को 15 किलोमीटर दूरी तय करने में। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? मास का कोई मतलब नहीं है। अब फोर्स भी दे दिया है और दूरी भी दे दिया है। क्या दे दिया है? फोर्स भी दे दिया है, दूरी भी दे दिया है। तो हम लोग इसी से वर्क निकालेंगे। क्या कहता है? डब्ल्यू इजिकल टू एफ डी। एफ कितना दिया है? 10 न्यूटन का फोर्स से। कितना न्यूटन के? 10 न्यूटन के फोर्स से। 10 न्यूटन दिया हुआ है, 10 न्यूटन के फोर्स से। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 न्यूटन। ठीक है। कितना दूरी तय करता है? तो दूरी तय करता है 2 मीटर। कितना करता है? 2 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मीटर, यानी कि कहने का मतलब 10 दूना 20, 20 जूल का कार्य करेगा। 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा 2 मीटर की दूरी खिंचा करने के लिए, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? 20 जूल का कार्य करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु को स्थानांतरित होती है तो कार्य का मात्रा क्या हो? क्या कह रहा है?
डी कह रहा है 10 मीटर, एफ कह रहा है 10 न्यूटन। क्या कह रहा है? 10 न्यूटन। अब कह रहा है कि 10 मीटर की दूरी तय करता है कितना न्यूटन के फोर्स पर? 10 न्यूटन के फोर्स पर दूरी तय करता है। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो W इजिकल टू एफ डी। एफ कितना है? 10 न्यूटन, और डी कितना है? 10 है, यानी कि कुल मिला के 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा? 100 जूल जो है से कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा है? 100 जूल। ऑप्शन सी सही है, 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कहता है 58 क्वेश्चन नंबर कहता है 50 न्यूटन 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। 50 न्यूटन का बल है। एफ कितना दिया हुआ है दोस्तों? एफ दिया हुआ है 50 न्यूटन। कितना दिया हुआ है? 50 न्यूटन। कितना मीटर विस्थापित कर देता है? डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 10 न्यूटन। 10 मीटर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। तो कार्य क्या होगा? तो W इजिकल टू एफ डी। एफ डी यानी कि 50 न्यूटन गुने 10, यानी कि 500 जूल जो है से कार्य करना है। कितना करना है? 500 जूल कार्य करेगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या आता है दोस्तों? किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है। मान के चलिए कि एक वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, उस पे कोई फोर्स लगा रहा है। इस पे क्या कर रहा है? कोई फोर्स लगा रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है। तो वस्तु जैसे गतिशील नहीं हुआ, तो उसको क्या कहा जा सकता है? तो उसको हम कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए में कहता है अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ। बी में कह सकता है कार्य हुआ। सी में कह रहा है कम शक्ति का प्रयोग हुआ। डी में कह सकता है कोई कार्य नहीं हुआ। एकदम डी ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि फोर्स को लगाया लेकिन उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ। तब W इजिकल टू क्या हो गया? 0, यानी वर्क कुछ नहीं वर्क हुआ, 0 वर्क हुआ। तो क्या कह सकते हैं? कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं होगा। देखिए डिस्कशन में देखते हैं। डिस्कशन कहता है किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर गतिशील नहीं हुई हो तो वह कार्य क्या होगा? शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य हो तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। यदि विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। जैसे विस्थापन बढ़ेगा कार्य बढ़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी दीवार पर धक्का देता है और वह दीवार स्थिर रहती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। कोई व्यक्ति है तो दीवार पर धक्का दे रहा है और दीवार में कोई गति नहीं हो रहा, तो क्या हो गया? कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। न ऋणात्मक न धनात्मक क्या होगा? शून्य होगा। जब उसमें विस्थापन शून्य हो तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है निम्न में से क्या कार्य का गुण नहीं है? कार्य का गुण नहीं है। कौन एक कार्य का गुण नहीं है? ऑप्शन ए में कहता है कार्य की दिशा होती है। बी में कहता है कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। कार्य केवल परिमाण है। डी में कहता है कार्य होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। ऑप्शन बी ऑप्शन ए जो है से गलत है। क्या है? ऑप्शन ए जो है से गलत है। कैसे गलत है? कार्य का कोई दिशा नहीं होता है। कार्य का कोई दिशा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। इसीलिए तो कार्य क्या है? अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसका कोई दिशा नहीं होता, इसका सिर्फ परिमाण होता है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? एफ दिया हुआ है दोस्तों। आपको एफ क्या दिया हुआ है? 4000 न्यूटन। क्या दिया हुआ है? 4000 न्यूटन। डी नहीं दिया है आपके पास, डब्लू दे दिया है। डब्लू कितना दिया है? 2000 जूल। क्या दिया है? 2000 जूल। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? एफ इंटू डी। एफ इंटू डी। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू डी। एफ इंटू डी। अब डब्ल्यू कहाँ रखना है? डब्ल्यू रखना है 2000। डब्ल्यू रखना है 2000। डब्ल्यू रखना है 2000 जूल। 2000
जूल इज इक्वल टू 4000 न्यूटन इनटू डी। ठीक है, अब इसको काटिए 3 जीरो से, 3 जीरो इधर से इधर 20, यानी कि कितना 0.5 मीटर दूरी तय करेगा। कितना करेगा? 0.5 मीटर की दूरी तय करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली खींचता है। कितना न्यूटन के बल से? एफ कितना दिया हुआ है दोस्तों? एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 50 न्यूटन। कितना दिया हुआ है? 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली खींच रहा है। ठीक है, खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? डी कितना दे दिया है? डी दे दिया है आपको 30 मीटर। तो किया गया कार्य क्या होगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो इसमें इसे मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 30 बचे 150, यानी 150 जूल क्या करेगा? कार्य करेगा। ऑप्शन 30 बचे 150 नहीं, 150 1500, हाँ 1500 जूल कार्य करेगा। यानी कि 30 में हम लोग 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500 होगा। 1500 जूल क्या करेगा? कार्य करेगा। ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है एक पुल्ली भूमि से 20 केजी सामान उठाता है और उसे भूमि से ऊपर 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। जी का मान इधर दिया हुआ है। ठीक है, एम दिया हुआ है कितना? एम दिया हुआ है 20 केजी, एस दिया हुआ है 2 मीटर, जी दिया हुआ है 10। अब कह रहा है कि कार्य, तो आपको पता है कि जैसे ही हम लोग ग्रेविटेशन के विरुद्ध या ग्रेविटेशन के समान कार्य करते थे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लगाते थे? एम जी एच। क्या लगाते थे? एम जी एच। एम कितना है? 20, जी कितना है? 10, एच कितना है? 2। यानी कहने का मतलब 400 जूल जो है से कार्य करेगा। ऑप्शन डी सही है। कितना कार्य करेगा? 400 जूल कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आता है एक पुल्ली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाने 1.5 मीटर ऊपर उठाने अपने सर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? कितना केजी का सामान है? एम कितना दिया हुआ है? 13 केजी। हाइट कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। उठा करके कहाँ रखता है? अपने सिर पर रखता है। और जी का मान भी दिया हुआ है 10। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं? एम जी एच। एम जी एच जब ग्रेविटेशन के रिलेशन में हो तो एम जी एच। एम कितना है? 13, जी कितना है? 10, एच कितना है? 1.3, 1.5 है, जी कितना है? 1.5। इसे मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 195 जूल आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए सही है। कितना कार्य करना पड़ेगा? 195 जूल। आप लोग दोस्तों फार्मूला को जरूर काउंट कीजिएगा, फार्मूला को लिखना नहीं भूलिएगा। आप पेज पर फार्मूला लिखिए और फार्मूला को याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 क्या आता है एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके बाद उसके द्वारा किया गया कार्य का गणना कीजिए। एक लड़का जो है, एक लड़का स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य का गणना कीजिए। ठीक है, कोई लड़का है, वो बैग लिया और बैग को 30 सेकंड अपने हाथ में पकड़ के रखा। क्या करा? 30 सेकंड तक अपने हाथ में पकड़ के रखा। ठीक है, लड़का 30 सेकंड पकड़ता है अपने हाथ में। विस्थापन कितना किया? डी कितना किया? तो डी का कोई मतलब नहीं है, डी 0 है। यानी पकड़ के खड़ा हो गया, डी कुछ नहीं किया। यानी जैसे ही डी 0 हो गया तो बार कैसे ही 0 हो गया। तो फोर्स कितना भी लगाते हैं, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जब तक विस्थापन नहीं होगा, तो वर्क काउंट नहीं होगा, यानी कि वर्क 0 होगा। अब देखते हैं इसका डिस्कशन। कहता है, डिस्कशन में कहता है लड़का 4 केजी का स्कूल बैग 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो भार द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल, यानी कि एम तो मास है, मान के चलिए ये जो है इसका एम मास है, ये तो ग्रेविटेशन की ओर, ग्रेविटेशन जो है इसको खींच रहा होगा नीचे की ओर, तो इसके द्वारा जो बल लग रहा होगा उसको हाथ पकड़ने में, तो वो बल लग रहा होगा एम। तो एम क्या है? उसका मास है। और जी क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है जो नीचे की ओर खींचता है। यानी कि 40 न्यूटन का बल लगा रहा होगा इसको रोकने के लिए, ऊपर उठाने के लिए 30 सेकंड तक 40 न्यूटन का बल लगा रहा होगा खड़ा होकर के। इसी बल को 30 सेकंड तक होल्ड करके रखा हो, 40 न्यूटन का बल लगा के वस्तु को उठा करके रखा ऊपर और 30 सेकंड तक होल्ड किया। परंतु विस्थापन जो है, विस्थापन, वह विस्थापन क्या कर दिया? 0 कर दिया। वो विस्थापन कुछ नहीं किया, वो क्या कर दिया?
जीरो कर दिया, इसीलिए वर्ग क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि वर्ग शून्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कार्य तभी हो सकता है जब, कार्य तभी हो सकता है जब, ऑप्शन ए में कहता है ऊर्जा, बी में कहता है बल, सी में कहता है संवेग और डी में कहता है शक्ति। कार्य तभी होगा जब कौन सा मस्ट है कार्य करने के लिए, ऊर्जा, संवेग, शक्ति, बल, कौन सा मस्ट है कार्य। अब आपको लग रहा होगा कि बल मस्ट है, बल नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा, गलत बात। कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगा, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा है, ऑप्शन ए सही है। क्या सही है, ऑप्शन ए सही है कि कार्य कब होगा, कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगा। देखिए इसका डिस्कशन देखते हैं। कहता है कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिक कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन हो, यानी कि बल की दिशा में क्या हो, उससे विस्थापन हो। कार्य भौतिक की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने की वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं, निम्नलिखित में से कौन से एक दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए कहता है लड़के का कमरे के दीवार को धक्का देना, कौन सा एक दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में कहता है लड़के का कमरे के दीवार को धक्का देना। बी में कहता है लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ना। ठीक है, क्या हुआ, धक्का दिया, फोर्स लगाया, लेकिन ट्रॉली क्या हो गया, आगे बढ़ गया, तो कार्य तो होगा, इसको कार्य का उदाहरण है। सी में कहता है सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, सतह पर पड़े कंकड़ पर क्या करना, कंकड़ पर दबाव डालना। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, यानी किताब को उठा रहा है तो यानी एमजीएच वाला फोर्स, एमजीएच वाला वर्क कर रहा है। ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही है, कार्य का उदाहरण ही नहीं है। जैसे ही हम दीवार पे धक्का लगाएंगे, दीवार में कोई विस्थापन नहीं होगा तो कार्य शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता है एक प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य क्या होगा। मान के चलिए कि अब लंबवत कह रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर कह रहा है। आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर, फोर्स लगा रहे हो ऊपर की ओर, और विस्थापन हो रहा है इसके 90 डिग्री में, इधर भी हो रहा है विस्थापन। तो ऐसी स्थिति में वर्क क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में वर्क जो होता है शून्य होता है, कोई कार्य नहीं होगा। क्या होगा, कोई कार्य नहीं होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एंगल है विस्थापन और फोर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और कोस 90 का मान होता है, कोस 90 जो एफ एस कोस थीटा होता है, उसमें कोस 90 का मान होता है 0 डिग्री। जैसे ही कोस 90 करेंगे, कोस क्या करेंगे 90 करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 0। यानी कहने का मतलब जैसे ही हम परपेंडिकुलर पर करेंगे तो कोई कार्य नहीं हुआ होगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो, डॉट डॉट डॉट, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। नेगेटिव कह रहा है कि नेगेटिव कब होगा, तो नेगेटिव तभी होगा 180 डिग्री पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि cos 180 का मान होता है, cos 180 डिग्री का मान होता है -1। क्या होता है cos 180 डिग्री का मान, -1। और जैसे ही -1 काउंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कार्य होगा नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अब कार्य पॉजिटिव कब होगा, तो कार्य पॉजिटिव होगा 0 डिग्री पर। क्या होगा, 0 डिग्री पर कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos 0 का मान होता है 1। क्या होता है cos 0 का मान, 1 होता है cos 0 का मान। तो आप देख लिए होंगे नेगेटिव कब, नेगेटिव 180 पर, नेगेटिव कब 180 पर, पॉजिटिव कब 0 डिग्री पर, और 0 कार्य का मान 0 कब 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर कार्य क्या होगा, कार्य का मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। 125 न्यूटन के बल भी कार्य कर रहा है, फोर्स कितना है भाई, दोस्तों फोर्स है 125 न्यूटन, और उसी दिशा में 5 मीटर यानी कि डी भी दे दिया है, 5 मीटर हटाया जा रहा है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, इसमें इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 625 जूल। कितना हो जाएगा, 625 जूल, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 125 में 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 625 जूल हो जाएगा कार्य। W इक्वल टू फार्मूला हम लोग देखे थे, एफ डी दिया हुआ है 125,
और डी दिया हुआ है 5, यानी कि 625 जूल कार्य होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 का आता है। क्वेश्चन नंबर 72 का आता है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन की बल से 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। फिर W इक्वल टू एफ डी, एफ कितना है 50, डी कितना है 10, यानी कि 500 जूल का कार्य होगा। कितना 500 जूल का कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का था, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, ऐसा एक वृत्ताकार पथ है, उस पर कोई वस्तु घूम रही है। ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पे खड़ी थी, फिर ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर से यहाँ पे पहुंच गई, तो वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, तो उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, कार्य तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा, डी का मान होगा। अब जैसे ही वस्तु यहाँ से घूमते 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 फिर से इसी पॉइंट पर आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। देखिए, डिस्प्लेसमेंट जैसे ही 0 होगा, वर्क क्या हो जाएगा 0 होगा। तो वृत्ताकार पथ पे घूमती हुई वस्तु का वर्क जो होता है से 0 होता है। ऑप्शन ए सही है। कैसे 0 हुआ, क्योंकि वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, फिर से घूम के इसी पॉइंट पे जाएगी, और जैसे ही इस पॉइंट पे जाएगी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, यानी कि विस्थापन किसको कहते हैं, और डिस्टेंस किसको कहते हैं, यानी कि दूरी किसको कहते हैं। इसको हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, दूरी कौन सा क्वांटिटी है, इसके बारे में चर्चा किए थे। तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो को जरूर देखें और अच्छी तरीका से देखें, तो आपको इस वीडियो में समझने के लिए बहुत आसान होगा। इसलिए तो बोले थे कि यूनिट देखिएगा, तो यूनिट इसमें जो रहेगा, इसमें यूनिट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जूल जो यूनिट है वो जूल नहीं है। जूल को न्यूटन, सेकेंड, मीटर में कन्वर्ट करके हम लोग जूल बनाए हैं। कैसे जूल बनाए हैं वो आप देखिएगा। देखिए, जूल के एक यूनिट समझा देते हैं, कैसे यूनिट जूल कैसे बना है। तो जूल बना है दोस्तों, जूल बना है, जूल किसका यूनिट है, तो जूल वर्क का यूनिट है, डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है एफ एस। एस क्या है डिस्टेंस या डी एफ डी। ठीक है, ई क्या है फोर्स, क्या होता है फोर्स का होता है न्यूटन, और डी का क्या होता है मीटर, यानी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, या न्यूटन मीटर कह लो या जूल कह लो। ठीक है, ये हम लोग यूनिट में अच्छा से कवर किए हैं, आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, जब बल विस्थापन होता है, जब बल विस्थापन होता है डॉट डॉट डॉट, तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कब, जब बल विस्थापन होता है, कब, जब विपरीत दिशा में, यानी कि 180 डिग्री, यानी फोर्स इधर लगा रहे हैं विस्थापन इधर हो रहा है, या फोर्स इधर लगा रहे हैं विस्थापन इधर हो रहा है, तो कौन क्या कार्य होगा, वह बल की विपरीत दिशा में होगा, तो कार्य क्या होगा ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्तों, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन एक टेबल पर ऐसी रखी गई है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 केजी है। कितना है चेन का कुल द्रव्यमान 4 केजी है। तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा। देखिए, 2 मीटर है, क्या है 2 मीटर है, कितना है टोटल लंबाई, कितना है चेन का लंबाई है टोटल लंबाई 2 मीटर, यानी कहने का मतलब है 2 मीटर, कहने का मतलब है 200 सेंटीमीटर। क्या है 200 सेंटीमीटर इसका लंबाई है चेन का। ठीक है, अब 60 सेंटीमीटर जो है चेन लटका हुआ है, 60 सेंटीमीटर क्या हुआ चेन लटका हुआ है, तो टेबल पे कितना सेंटीमीटर है, तो टेबल पे सेंटीमीटर है 140 सेंटीमीटर। जैसे ही 60 सेंटीमीटर को हम लटका दिए तो टेबल पे कितना होगा, टेबल पे होगा 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि लटके हुए चेन का द्रव्यमान क्या होगा। टोटल चेन, कुल चेन का द्रव्यमान है 4 केजी। चेन की लंबाई कितना है, मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो 200 सेंटीमीटर इसका लंबाई है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना इसका वजन हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर में इसका वजन हो जाएगा 6/5 केजी। 1 सेंटीमीटर क्या है 6/5 केजी। अब जो लटका हुआ है उसका वजन कितना होगा, जो लटका हुआ है उसका वजन कितना होगा, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर का मान निकल गया, तो 60 सेंटीमीटर का मान नहीं निकालेंगे। देखिए कैसे 60 सेंटीमीटर का मान निकालेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6/5 केजी से, यानी कि इसको हम काटेंगे 12×5 60, बरछट 72। क्या हो गया 12×5 इसको काटेंगे
इसको 1 सेंटीमीटर का निकालने के लिए 4 kg बटा 200 सेंटीमीटर है तो 200 से भाग देंगे। 2 दूना 4 है, 100 दूना 200, यानी कि 1/50 निकल गया। ठीक है, ये कितना 1 सेंटीमीटर का निकल गया। अब 60 सेंटीमीटर के लिए इसमें 60 से गुना कर देंगे, 1/50 गुने 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/50 गुने 60। तो 1 0 से 1 0, यानी कि 6/5 kg जो है, 6/5 kg जो है 60 सेंटीमीटर लंबाई वाले चैन का द्रव्यमान है। कितना 6/5 kg। 6/5 kg किसका है, 60 सेंटीमीटर जो लंबाई है चैन का, उसका द्रव्यमान है 6/5 kg। जो इतना लटका हुआ है दोस्तों, जो ये लटका हुआ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 सेंटीमीटर वाला, इसका वजन कितना है 6/5 kg। इसका वजन है क्या है 6/5 kg। अब यही काम करेगा इसको खिसकाने के लिए। 140 सेंटीमीटर जितना भी द्रव्यमान का चैन है उसको खिसकाने के लिए कौन सा कार्य करेगा, वही कार्य करेगा। चलिए अब देखते हैं इसको कहता है चेन खींचने में किया गया कार्य। चेन खींचने में किया गया कार्य इक्वल टू परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर है 3.6 जूल। क्या है 3.6 जूल इसका आंसर है। डिस्कशन देख लीजिएगा फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है एक व्यक्ति भूमि से 25 kg सामान उठाता है और इसे भूमि से ऊपर 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है और जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड हो, तो सामान द्वारा उसके द्वारा किया गया कार्य का गणना कीजिए। तो W इक्वल टू हम लोग देखे थे क्या mgh, m कितना दिया हुआ है 25 और g कितना दिया हुआ है 10, h कितना दिया है 2.5। सब में गुना करने पर क्या हो जाता है 625 जूल जो है कार्य हो जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्या 6 से 25 जूल कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, क्वेश्चन नंबर 77 कहता है 5 kg भार की एक वस्तु को 5 kg भार, m कितना दिया 5 kg, 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पर किया गया कार्य क्या होगा। जब जैसे ही बोले थे गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन के रिलेशन में कार्य होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो गुरुत्वाकर्षण बल किधर की ओर कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करता है, और उसके विपरीत कार्य हो रहा है, विरुद्ध कार्य हो रहा है, यानी ऊपर की ओर कार्य हो रहा है। तो कार्य पक्का है कि नेगेटिव होगा, क्या होगा कार्य नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल बल के विरुद्ध कार्य करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है mgh, m कितना दिया हुआ है 5 kg, g कितना दिया हुआ है 10 और h कितना है 4 मीटर, यानी कि 200 जूल तो कार्य होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा कार्य। क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किया गया कार्य का गणना करने के लिए बोल रहा है। अगर जो मानव द्वारा किया हुआ रहता तो पॉजिटिव होगा था, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स से कह रहा है कि जो जी कार्य कर रहा है, जी उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य निगेटिव होगा, माइनस 200 जूल, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है 5 kg की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 5 kg का कोई वस्तु है, उसको 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा। देखिए इस प्रक्रिया में किया गया कार्य सेम है, एम भी दिया हुआ है, इसको भी mgh से बनाएंगे, लेकिन किया गया कार्य यानी मानव द्वारा किया गया कार्य का गणना करना चाहिए, क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है 5 kg और h कितना दिया हुआ है 2 और g का मान दिया हुआ है 9.8। g का मान क्या है 9.8, यानी कि 98 जूल कार्य होगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से ऊपर 20 kg के सामान को जमीन से ऊपर 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य mgh से करना होगा। m कितना 20, g कितना 10 और h कितना 2, यानी कि 400 जूल जो है कार्य होगा। ऑप्शन बी सही है, 400 जूल कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है एक केजी के वस्तु को 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब जो है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव हुआ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर कार्य खींचता है, बल लगाता है, और कार्य भी हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। तो अब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचता है और कार्य ऊपर की ओर हो जाएगा, तो क्या हुआ, नेगेटिव होगा। अभी वाला कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए कैसे होगा,
क्या बोल रहा है, mgh, W इक्वल टू mgh। m कितना दिया हुआ, m दिया हुआ है 1 kg, g कितना दिया हुआ है, g दिया हुआ है 10, खुद से दे दिया है g 10, और h कितना दिया हुआ है 30, यानी 300 जूल का कार्य होगा, 300 जूल का कार्य होगा, वो भी पॉजिटिव कार्य होगा क्योंकि फोर्स के समान दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है 800 kg की एक कार 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ने में किया गया कार्य क्या होता है। देखिए कहता है कि एक कार्य है, एक क्या है, कार है, कार रोड पर चल रहा है, रोड पर क्या कर रहा है, चल रहा है, रोड पर चल रहा है, कार जो है रोड पर चल रहा है। अब कह रहा है कि पहले उसको स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अब बढ़ के हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तो इतना से इतना में स्पीड को डिफरेंस लाने में 800 केजी के कार को डिफरेंस लाने में कितना कार्य करना पड़ा होगा, कितना वर्क करना पड़ा होगा कि 5 से 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो गया। तो अगर जो स्पीड से कार्य का रिलेशन बना है तो वो होता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि कहने का मतलब जो पहले का गतिज ऊर्जा है और बाद का गतिज ऊर्जा है उसमें जितना डिफरेंस होगा, जो पहले का गतिज ऊर्जा और बाद के गतिज ऊर्जा में जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, कार्य होगा। तो अब देखते हैं कि जो गतिज ऊर्जा जो है वो पहले के गतिज ऊर्जा क्या है और अब का गतिज ऊर्जा क्या है। तो पहले जब 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा था कार, तो उसके लिए गतिज ऊर्जा निकालते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो हम 5 मीटर पर सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, तो 5 मीटर पर सेकंड के लिए 1/2 कर देंगे, m कितना है 800, v कितना है 5 स्क्वायर, यानी कि इसको काटेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 गुने 25, 400 गुने 25, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया पहले वाला जब 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तब। उसके बाद फिर आप देखिए 10 मीटर पर सेकंड से जब चलने लगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया, उसके लिए होगा, उसके लिए सेम फार्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का, क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m कितना है 800, v कितना है 10 हो गया, तो 10 क्या स्क्वायर, इसको से इसको काटेंगे तो 400 में काटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 गुने 100। अब इसको से इसको जैसे ही घटाएंगे तो जितना भी डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा काइनेटिक, वो मेरा हो जाएगा वर्क हो जाएगा। देखिए आप फार्मूला से देख लेते हैं, डिस्कशन में देख लेते हैं। डिस्कशन में कहता है, डिस्कशन में V1 कितना है, V1 है 5 मीटर पर सेकंड और V2 कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका फार्मूला होता है हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो हाफ हो गया, m कितना है 800 केजी, V2 कितना है 10 मीटर पर सेकंड और V1 कितना है 5 मीटर पर सेकंड। अब दोनों का स्क्वायर करके जैसे ही इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75 बचेगा, 75 बचेगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 30,000 जूल जो है वर्क होगा। अब 30,000 कहने का मतलब 1000 जूल को 1 केजी बोलते हैं, 1 केजी जूल कहते हैं, 1 किलो जूल कहते हैं। तो यहाँ 30 किलो जूल हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन आंसर 30 किलो जूल। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए सही है, 30 किलो जूल वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है 200 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए उठा रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जैसे ही क्या कर रहा है ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, mgh, m कितना है 20 केजी, g कितना है 10, h कितना है 2, यानी कि 20 गुने 10 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा 400 जूल का कार्य होगा। कितना होगा 400 जूल का कार्य होगा, ऑप्शन ए सही है। तो चलिए आज हम लोग वर्क को कंप्लीट कर लिए हैं, वर्क चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, वर्क टॉपिक। अब उसके बाद हम लोग शक्ति देखेंगे, पावर शक्ति, उसके बाद हम लोग पावर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगला वीडियो में हम लोग पावर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग एनर्जी देखेंगे। इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। चलिए रहने देते हैं यहीं तक।